इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डीएसटी सेक्रेटरी विक्रांतिकार सर, जो बात करेंगे किस तरीके से भारत में बदलाव हुआ है पिछले 11 साल में। मोदी सरकार के 11 साल R&D के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक नया आयाम लेके आए हैं। सर, सबसे पहले तो दूरदर्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पिछला दशक रहा है, या पहले हम लोग कहते थे कि फॉरेन से लेके आए, विदेश से टेक्नोलॉजी लेके आए, अब कहा जाता है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी बाहर लेके जाए। बड़ा बदलाव, सोच में बड़ा बदलाव आया है। सबसे पहले तो नमस्कार। और आपने जैसा कि कहा कि पिछले 11 वर्षों में जो सबसे बड़ा इनोवेशन इकोसिस्टम में बदलाव आया है, हमारे इनोवेटर्स में, एंटरप्रेन्योर्स में, रिसर्चर्स में, यह एक इच्छा शक्ति जागी है, यह एक कॉन्फिडेंस जागा है कि आज हम अपने देश में स्व तकनीक विकसित कर सकते हैं, जो न सिर्फ हमारी देश की समस्याओं को और देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस को भी एड्रेस कर सकते हैं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं। और इस दिशा में आपको एक उदाहरण के तौर पर बनाना चाहूँगा कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की टेक्नोलॉजी जो विकसित की गई और जिसका इतने व्यापक तौर पर जिसका उपयोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आज हमारे देश में हो रहा है, ये पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल की तरह बन गया है। क्योंकि दूसरे किसी भी देश में, चाहे वो विकसित देश अमेरिका हो या कोई दूसरे देश हो, उनमें डिजिटल पेमेंट्स मोबाइल फ़ोन के जरिए इतनी सरलता से नहीं हो रहा है जितना हमारे देश में हो रहा है। और यह सब अभी हाल ही के वर्षों में हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सर, आपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आपने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था 5G में भी, इसके रोल आउट में, उसके पूरे तकनीक में। अब 6G बहुत से जगहों पे आने वाला है, अब बात चल रही है, ये क्या कहाँ पे लेके जा रहा है? क्योंकि अब जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अहम हो गई है। जी जी, तो पहले मैं 6G या 5G की बात करूं मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा देश अभी 4G टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो गया है। आज देश की जो कंपनी है तेजस नेटवर्क्स, जो पहले एक छोटे स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई थी, अभी पिछले 10 वर्षों में उन्होंने न सिर्फ 4G की टेक्नोलॉजी विकसित की, लेकिन अभी वो एक बड़ी कंपनी का आकार ले चुकी है। वो अभी टाटा समूह की कंपनी हो गई है। और अब भारत संचार निगम लिमिटेड ने, BSNL ने, अपनी 4G नेटवर्क का जो विस्तारीकरण करने के लिए तेजस के जो 4G बेस स्टेशंस हैं, जो LTE बेस स्टेशंस हैं, उनको अभी पूरे देश में लगा रहे हैं। और तेजस नेटवर्क्स ने ये 4G के जो बेस स्टेशंस हैं, ये दूसरे देशों में भी आयात किए हुए हैं। तो जो देश पहले मोबाइल टेलीफोन बाहर से लाता पूरी था, इंपोर्ट करता था, आज हम 4G की क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब 5G के क्षेत्र में एक पैन IIT के नेतृत्व में सारी IITs ने मिलकर एक इंडिया 5G स्टैक डेवलप किया था। IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, CVIT चेन्नई, CDOT, CDAC, इन सभी के कोलैबोरेटिव एफर्ट से आज हम 5G टेक्नोलॉजी भी विकसित कर चुके हैं। यह 5G टेक्नोलॉजी आशा है कि हमारी जो स्टार्टअप से या टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क से, उसको अभी मार्केट में लेकर आएंगी। और हो सकता है कि हम अगले वर्षों में स्वदेशी तकनीक से विकसित किए गई 5G टेक्नोलॉजी का भी डिप्लॉयमेंट एक लार्ज स्केल पर कर सकेंगे। 2 दशक 3 दशक पहले, जैसे मुझे याद है कि हम लोग टेलीफोन्स भी बाहर से मंगवाते थे, और आज ये पूरा स्टैक हम लोग हमारे देश में ही तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, आपने कहा कि हम लोग पहले सारी टेक्नोलॉजी को निर्यात करते थे, लेकिन आज हम 4G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गए। 5G इंडिया स्टैक भी बन चुका है और हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में उसका लार्ज स्केल पर कमर्शियल डिप्लॉयमेंट भी हो। और 6G के क्षेत्र में भी हमने अब अपनी अनुसंधान शुरू कर दी है। स्टैंडर्ड्स के क्षेत्र में भी हम अपना योगदान कर रहे हैं। और पिछले 5 वर्षों में जो हमने एक इकोसिस्टम डेवलप किया है मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में,
हम जल्दी ही जो दुनिया के अग्रणी देश हैं इस तरह की तकनीक विकसित करने में, उनमें शामिल होने का सामर्थ्य रखते हैं। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, आपने अनुसंधान की बात की, तो मैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी विकसित देश, हम लोग टॉप 5 विकसित देश की बात करें तो वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं कि फाउंडेशन जो रिसर्च है वो बहुत स्ट्रांग रखा जाए, रिसर्च पेपर रखा जाए। तो ये शायद अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन एक मील का पत्थर है इस गवर्नमेंट के लिए। जी सी, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की परिकल्पना जो है वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि हमें विश्व के अग्रणी देशों में बनना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या अनुसंधान के क्षेत्र में, तो हम ये जो अनुसंधान है हमारे देश के कुछ संस्थानों तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। हमें अपने अनुसंधान को और व्यापक करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारी जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs और IISc के अलावा उन संस्थानों को भी हम जोड़ें, उनके रिसर्चर्स को और शोध छात्रों को भी जोड़ें और हमारे अनुसंधान का स्तर व्यापक करें। एक ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि हम जो बेसिक और फंडामेंटल अनुसंधान पर तो काम करें ही, लेकिन उसके अलावा हम ट्रांसलेशनल रिसर्च पर, यानी कि जो रिसर्च हमारे लैब में हो रही है, प्रोटोटाइप स्टेज पर हो रही है, हम उसको कमर्शियल स्केल पर कैसे ले जाए, इस पर ध्यान दें। और तीसरा मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे यहाँ की जो प्रतिभा है उसको उभारना और उस प्रतिभा को शोध के क्षेत्र में विकसित करना। इन 3 प्रमुख उद्देश्यों के साथ यह अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और आप ये समझ सकते हैं कि सरकार इस पर कितना जोर दे रही है, ये इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि ANRF का जो गवर्निंग बोर्ड है वो माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है। और हालांकि हमारा डिपार्टमेंट इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, लेकिन इसका गवर्निंग बोर्ड जो है वो माननीय प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। और उसी से यह पता पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी इस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को कितनी अहमियत और महत्ता दे रहे हैं हमारे अनुसंधान इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। एक चीज़ हमेशा जानना है कि हम लोग जब कवर करते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हमने एक चीज़ नोट किया कि साइलोज में लोग काम करते हैं, साइंटिस्ट लोग या फिर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत बार देखा गया कि सेम काम रिपीटेशन पे भी चल रहा है। तो ये कैसे अब इसको चेंज किया गया कि अगर कोई इंस्टीट्यूट एक काम कर रहा है तो दूसरा इंस्टीट्यूट उसका अलग तरीके का काम करे और सब मिलके काम कर रही है, कैसे इस बार किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे देश में सभी संस्थानों में प्रतिभाएं हैं, लेकिन सब डिफरेंट साइलोज में काम कर रहे हैं। इन प्रतिभाओं को आपस में मिलाकर एक राष्ट्रीय लक्ष्य की तरफ और एक प्रौद्योगिकी लक्ष्य की तरफ काम करने के लिए एक अनूठा उदाहरण हमने नेशनल क्वांटम मिशन में देखा। नेशनल क्वांटम मिशन जो हमारा देश का एक और अग्रणी मिशन है, जिसका उद्देश्य यह है कि हम विदेश के जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज डेवलप करने वाले राष्ट्र हैं उनमें अग्रणी हो सके। अब ये नेशनल क्वांटम मिशन हम 4 विषयों पर काम कर रहे हैं: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम मटेरियल्स। तो हमने क्या किया हुआ है, जैसे मान लीजिए क्वांटम कंप्यूटिंग, तो उसमें हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में एक हब स्थापित किया है। लेकिन सिर्फ IISc बैंगलोर उस पर काम नहीं कर रहा है, हमने उसमें इस हब में 4 टेक्निकल ग्रुप बनाए हैं और उस टेक्निकल ग्रुप में कई सारे संस्थान जुड़े हुए हैं। तो पूरे तौर पर देखें तो हमने इस नेशनल क्वांटम मिशन में हालांकि 4 मेजर हब ही स्थापित किए हुए हैं: IISc बैंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT दिल्ली में। लेकिन इन 4 हब के साथ 14 टेक्निकल ग्रुप है और कुल मिलाकर 150 से ज़्यादा, मतलब 43 से ज़्यादा संस्थान जुड़े हुए हैं और 150 से ज़्यादा फैकल्टी और साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। 6,000 करोड़ का सर फर्स्ट इनिशियल फंडिंग भी दिया गया था इसी वजह से कि जिससे कि आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मिशन में पहले पीछे रहे थे। बहुत बार देखा गया, जैसे कंप्यूटर्स की बात करें या दूसरी चीज़ों की, तो पीछे रह गए थे। लेकिन क्वांटम में है ऐसा मिशन, क्वांटम मिशन जो यहाँ पे पूरे विश्व की नज़र अब शायद भारत पे है इस वक्त। जी, इनफैक्ट क्वांटम के क्षेत्र में यदि मैं हमारी देश की क्षमताओं का एक आंकलन करूं
तो क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सेंसिंग में हमारा देश अलग अग्रणी बन सकता है। वो क्षमता और वो प्रतिभा हमारे यहाँ है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हमारे देश में जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम के क्षेत्र में भी प्रबल संभावना है, और हम उन संभावनाओं को जो है वो और निखार देना चाहते हैं ताकि हम एक विकसित तरीके से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सकें। उसके अलावा क्वांटम के क्षेत्र में कई सारी प्रतिभाशाली स्टार्टअप्स भी आगे आई हैं। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक स्टार्टअप को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फंड किया है, जो अभी उन्होंने हाल ही में 25 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है, लेकिन हमने अब उनको और क्षमता का 64 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। QPI उसका नाम है। इसी तरीके से क्यूनू लैब करके क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है। तो कई सारी प्रतिभाएं यंग इनोवेटर्स हैं देश में, जो अभी इस तरह की कटिंग एज क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स की दुनिया में आए हुए हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने बात की क्वांटम की, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन भी बहुत अहम है। इनफैक्ट हमें लगता है कि शायद ये जल्दी हम लोग इसको अचीव भी कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बहुत तेज़ी से हर एक इंस्टीट्यूट इस पर काम कर रहा है। जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है वो हमारा डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साथ मिलकर चलाया था। इस मिशन में एक तो जैसे मैंने 5G और 4G के क्षेत्र में बताया, वैसे ही सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी हमने अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित की। जो MIT का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, उन्होंने रुद्रा सर्वर के माध्यम से, और उनका एक हाई परफॉर्मेंस त्रिनेत्रा कार्ड भी है। ये रुद्रा सर्वर जो है अब हम अपने शैक्षणिक संस्थाओं में लगा रहे हैं, और इस सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग जो है हमारे जो रिसर्चर्स है कई सारी एप्लीकेशंस डेवलप करने में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में हो, या हेल्थ के क्षेत्र में हो, या फिर AR/VR के क्षेत्र में हो। कई तरह की अब हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। सर, आपने मौसम विज्ञान की बात की, तो ये जाहिर है कि नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज DST का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उस पर भी बात करना बनता है। ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी आप लोग तैयार करें, इसमें बहुत मैसिव R&D भी हो रहा है। जी, हम जो है वो क्लाइमेट मिशन का पार्ट है। मुख्यतः क्लाइमेट मिशन जो है वो भारत सरकार का 1M पर्यावरण मंत्रालय उसको लीड कर रहा है, लेकिन उसका जो R&D कंपोनेंट है उस क्षेत्र में हमने जो है कई शैक्षणिक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए हैं। इनफैक्ट पिछले 10 वर्षों की तुलना यदि हम करें तो उसमें एक बड़ा बदलाव ये आ रहा है कि हमारे इंटरवेंशन से अब क्लाइमेट साइंस जानने वालों के रिसर्चर्स और छात्रों की संख्या में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। क्योंकि कई शैक्षणिक संस्थानों में हमारे वित्तीय सहयोग से और हमारे दूसरे तरीके से नॉलेज पार्टनर की तरफ से अपने यहाँ जो पाठ्यक्रम शुरू किए हैं क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और अभी अब क्लाइमेट साइंस के क्षेत्र में भी जागरूकता बनी है, और हम वो एक कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं जिसका कि उपयोग जो है अब मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, एटमॉस्फेरिक साइंस में, अर्थ साइंस के क्षेत्र में आगे होगा। हमारी जो सिस्टर मिनिस्ट्री है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, उन्होंने अभी हाल ही में मौसम मिशन लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हम पूरे देश में वेदर स्टेशंस लगा रहे हैं ताकि उसका उपयोग जो है वो एक्यूरेट क्लाइमेट मॉडलिंग, एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन में हो सके, इस तरह का डेटा कलेक्ट करके। अच्छा सर, ये तो एक बात रही कि बड़ा जो बदलाव है, एक बहुत शानदार एक देखने को मिला पिछले 10 सालों में कि स्टार्टअप का जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा चेंज हो गया। एक ज़माना था कि इंडिया में स्टार्टअप को लोग कहते थे कि क्या है स्टार्टअप, और आजकल कहते हैं कि क्यों नहीं है स्टार्टअप। तो ये बदलाव कैसे देखते हैं? और DST का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, क्योंकि उन्होंने पुश किया स्टार्टअप्स को, फंडिंग दी है अलग अलग अपने इंस्टीट्यूट से। तो कैसा रहा ये 10 साल DST के लिए? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद से एक
स्टार्टअप इकोसिस्टम पर जोर देना शुरू हुआ और कई तरह के रेगुलेटरी बदलाव भी किए गए। DPIIT हमारे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा और कई तरह की फंडिंग स्कीम्स भी शुरू की गई। जैसे DST ने निधि प्रोग्राम के तहत हमारे शैक्षणिक संस्थानों के इंक्यूबेटर्स को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई। दूसरे अनेक मंत्रालय ने भी शुरू की, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का IDEX प्रोग्राम है, MIT का टाइड प्रोग्राम शुरू हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो बायोनेस्ट इंक्यूबेटर प्रोग्राम था, उनका जो बायरैक है, इन सभी जो मंत्रालयों का और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसे हम कह सकते हैं, उनके सहयोग से आज हमारे देश में एक बहुत मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। लगभग 1,60,000 स्टार्टअप्स है और ऐसा नहीं है कि ये स्टार्टअप सब कुछ बनकर छोटे मोटे चीज़ें बेच रहे हैं, बल्कि 116 स्टार्टअप्स आज यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब उनका वित्तीय आंकलन जो है वो $1 बिलियन मतलब करीब 10,000 करोड़ के बराबर है। मतलब ये बड़े शक्तिशाली इंडस्ट्री की तरह उभर कर आए हैं। ये सब एक छोटे मोटे स्टार्टअप नहीं रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में DST के जो मिशन है, जैसे साइबर फिजिकल मिशन है, क्वांटम मिशन है, दूसरे हमारे स्कीम्स हैं, जैसे मैंने बताया निधि प्रयास, एंटरप्रेन्योरशिप इन रेसिडेंस, निधि सीट सपोर्ट स्कीम, इन सब के तहत हमने जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के स्टार्टअप्स हैं उनको भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। हमारा जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है उसने भी कई टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है। तो पिछले 10 वर्षों में एक तरह से कहना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हमारी युवाओं में जागी है। हमारे युवाओं को अब यह लगने लगा है कि वो सिर्फ अब क्या कहते हैं, नौकरी पेशा ढूंढने में, शिक्षण अर्जित करने के बाद नौकरी पेशा ढूंढने में नहीं लग जाते हैं, बल्कि हर युवा यह सोच रहा है कि किस तरीके से नया करे, क्या इनोवेट करे, किस तरह का अपना खुद का एंटरप्राइज बनाए और किस तरह से एक तरह से जॉब सीकर बनने की बजाय, नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाला वो बने। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि जॉब सीकर की मानसिकता से उभर कर हमारी युवा शक्ति आ रही है और वो जॉब गिवर्स की तरह बनना चाहती है। अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उनके जो इच्छा शक्ति है उसको न सिर्फ प्रबल बनाएं, बल्कि उसको और आगे आने में प्रोत्साहित करें। सर, यही वजह है शायद कि आज की डेट में स्टार्टअप में भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे विश्व में। तो अपने आप में दर्शाता है कि कहां से कहां तक हम पहुंचे। 2014 में शायद 10 भी नहीं थे और आज हम इतनी भारी मात्रा में स्टार्टअप्स कर रहे हैं। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पूछना चाहूंगा। इस वक्त तीसरा साइंटिफिक रिसर्च, मैं सिर्फ एक बताऊंगा कि ये स्टार्टअप में न सिर्फ और कंज्यूमर सर्विसेज के स्टार्टअप्स हैं, बल्कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। डीप टेक भी है इसमें। यस, जैसे आपको बताऊं मैं कि स्पेस के क्षेत्र में कुछ वर्षों पर 0 स्टार्टअप्स थी, लेकिन आज 250 से ज्यादा स्टार्टअप्स है जो काफी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। रॉकेट लॉन्चिंग, सैटेलाइट, ये स्काई रूट है, ये सारे इन्होंने नाम किया। यस, इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो काफी जटिल है। सिमिलरली क्वांटम के क्षेत्र में भी मैंने बताया। तो ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ जो है वो कोई सिंपल सी टेक्नोलॉजी है जो एक छोटी सी लैब में बनाकर स्टार्टअप बन रही है, बल्कि अब बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी लेकर और काफ़ी डीप टेक और कटिंग एज क्षेत्र में भी एक स्टार्टअप इकोसिस्टम अब उभर रहा है। ये बहुत अहम है क्योंकि आज से, जैसे मैंने कहा कि हम लोग जब कवर, आपने तो बहुत सालों से देखा है, हम लोग भी जब करीब 1 दशक के ज़्यादा हम लोगों ने जब कवर किया है तो हमने देखते थे पहले कि डीप टेक पे कोई बात नहीं करता था और आज डीप टेक की ही बात की जा रही है। और
इनफैक्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ये डीप स्पेस की बात करें, वहाँ पे भी स्टार्टअप्स आगे बढ़ के आ रहे हैं। सर पूछना चाहेंगे आपसे दो तीन चीज़ें हैं, जैसे भारत साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट में अभी तीसरे नंबर पे है, पेटेंट्स जो ग्रांट करते हैं उसमें 6 नंबर पे पोजीशन पे है, टॉप 50 नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भी है। ये मानसिकता जो बदली है, आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने विजन दिया पूरे भारत को आगे लेके आने के लिए और युवा उनकी बात से आगे आए हैं? जी, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो एक बड़ा बदलाव जो हमारे देश में हुआ है वो लोगों के कॉन्फिडेंस बढ़ने में हुआ है। जैसे जब इसरो ने चंद्रयान लॉन्च किया, या फिर कोविड की महामारी के समय हमारे देश ने कोविड वैक्सीन डेवलप की, या फिर वेंटिलेटर्स डेवलप किए, इन सब से हमारे युवाओं में, हमारे शोध छात्रों में यह एक विश्वास जागा है कि हमारी सरकार एक अनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रही है, और हमारी सरकार चाहे वो फंडिंग के क्षेत्र में हो, या फिर मार्केट के क्षेत्र में हो, या फिर रेगुलेटरी के क्षेत्र में हो, उन सभी को आसान कर रही है। और आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी डेवलप करना संभव है, विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी डेवलप करना। तो यह एक विश्वास और एक कॉन्फिडेंस जागा है। और यह इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का जब नारा दिया, तो यह एक तरह से हमारे युवाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ही था, ताकि हम अपने युवाओं को अनुसंधान के प्रति प्रोत्साहित कर सके और उनमें ये विश्वास जगा सके, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि आज वो टेक्नोलॉजी के सिर्फ यूज़र न बने, आज वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन और यूपीआई के यूज़र न बने, बल्कि यह सोचे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी मैं कैसे डेवलप करूं ताकि आगे आके उसका व्यापक तौर पर उपयोग हो सके। क्योंकि उन्हें अब विश्वास हो रहा है कि मेरे जैसे ही साथी युवा इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिनका मैं उपयोग कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं स्वयं ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करूं जिसका उपयोग दूसरे करें। तो यह कॉन्फिडेंस हम पूरे देश में देख रहे हैं, और इसी कॉन्फिडेंस के जरिए हम विकसित भारत के लक्ष्य को अर्जित कर सकते हैं। विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक भारत को डेवलप बनाना है, और इसमें पूरा का पूरा महकमा लगा हुआ है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सब के सब जितने भी लोग हैं उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर करंदीकर, आपसे बात करने के लिए। मुझसे ये जो दूरदर्शन के साथ ये जो आपने साझा किया, ये अपनी बात, ये मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये इंस्पायर करेगा और आगे आए। और अनुसंधान, जैसे आपने कहा, जय अनुसंधान आगे बढ़ने के लिए, विकसित भारत के लिए बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।